हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रैंक ओनली स्टडी में। जैसे कि हमने हमारा पहला लेसन कंप्लीट किया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, आज हम उसके रिलेटेड एमसीक्यू की एक सीरीज देखेंगे जिसमें आपको मैं लगभग 20 क्वेश्चन कराऊंगा और क्वेश्चन ये यूपीएससी के लेवल के होंगे और उम्मीद करता हूं कि आपने ये लेसन अच्छी तरह से पढ़ा होगा और लेसन्स को अच्छी तरह से समझा होगा। और आज हम एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन आर्गुमेंट्स आर करेक्ट अबाउट कैबिनेट मिशन फॉर इंडिया। कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था 1946 में, उसकी क्या क्या रिकमेंडेशन जो उसने दी थी, उसके संबंध में कौन कौन सी रिकमेंडेशन यहाँ पे सही है। तो पहला ऑप्शन है ए, इट हैज डिवाइडेड द इंडियन टेरिटरीज इनटू 4 ग्रुप्स। बी ऑप्शन है, इट हैज गिवन द रिकमेंडेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सी ऑप्शन है, इट वाज हेडेड बाय सर पेंथिक लॉरेंस। और डी ऑप्शन, रेजिडुअरी पावर वुड बी गिवन टू सेंटर। तो आप इन जो ऑप्शन दिए गए हैं इनके ऊपर विचार कीजिए और विचार करने के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। तो जो पहला इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, इट हैज डिवाइडेड द इंडियन टेरिटरी इनटू 4 ग्रुप। तो यहाँ पे उस समय जब कैबिनेट मिशन भारत में आया था तो उसने पूरी टेरिटरी को 3 भागों में डिवाइड किया था, 3 ग्रुप में डिवाइड किया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में उन टेरिटरीज को शामिल किया गया था जिसमें कि हिंदू जो पॉपुलेशन थी वहां पे उसकी मेजॉरिटी थी, और दूसरी तरफ बी ग्रुप में उस पॉपुलेशन को शामिल किया गया था जहां पे मुस्लिम लोगों की ज्यादा उसमें मेजॉरिटी थी, राइट। और थर्ड ग्रुप था जो सी ग्रुप था। सी ग्रुप में असम और बंगाल को शामिल किया गया था। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कैबिनेट मिशन ने रिकमेंडेशन दी थी वो ग्रुप में 3 ग्रुप में डिवाइड करने के लिए कहा गया था। और सेकंड जो ऑप्शन दिखाई दे रही है, इट हैज गिवन द रिकमेंडेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यस, ये ऑप्शन आपका सही है, जिसमें कि इसने 399 मेंबर्स की अपॉइंटमेंट करने को बोला था, जिसमें से 296 मेंबर ब्रिटिश इंडिया से और 93 मेंबर जो होंगे वो जो देसी रियासतें थी वहां से इलेक्ट करने के लिए बोला गया था, वहां से नॉमिनेट करने के लिए बोला गया था। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो स्थापना हुई थी, जो स्ट्रक्चर था वो कैबिनेट मिशन की जो रिकमेंडेशन थी उसी पर आधारित था। तो थर्ड ऑप्शन जहां पर देखेंगे, इट वाज हेडेड बाय सर पेंथिक लॉरेंस। यस, दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि सर पेंथिक लॉरेंस, इसके अलावा एवी अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये 3 लोगों का मिशन भारत में आया था जिसको संयुक्त रूप से कैबिनेट मिशन बोला गया था। तो सर पेंथिक लॉरेंस की अगुवाई कर रहे थे। ये ऑप्शन हमारा सही है। और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है, डी ऑप्शन, रेजिडुअरी पावर वुड बी गिवन टू सेंटर। Residuary power would be given to center. This option is wrong because residuary powers would be given to provinces, right? तो कैबिनेट मिशन आया था, उसने ये रिकमेंडेशन दी थी कि भारत में जो रेजिडुअरी पावर होंगी 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया था, जिसमें कि पावर्स को जिसमें कि सेंटर के लिए हमें देखने को मिली थी फेडरल लिस्ट, उसके अलावा प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्फ्रेंट लिस्ट। कॉन्फ्रेंट लिस्ट के अलावा जो और अन्य मुद्दों को लेके कोई लॉ पास करना होगा वो रेजिडुअरी पावर के रूप में उसको देखा जाएगा, ठीक है जी। और ये पावर्स सेंटर को नहीं, प्रोविंसेस को दी गई थी। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। तो हमारे ऑप्शन यहाँ पर जो पहला ऑप्शन भी गलत होता है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन भी सही है और चौथा ऑप्शन भी सही नहीं है, चौथा ऑप्शन सही नहीं है। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी और सी, यानी कि ऑप्शन आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी और सी यहाँ पे सही है और आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो पहले का आंसर आपको मिलेगा बी और सी, राइट। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय। पहला ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फोर्थ ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राइट। तो जैसे कि आपको पता है कि
1833 में जो एक्ट आया था उसमें ये प्रोविजन की गई थी कि जो गवर्नर होंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होंगे, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना करने के लिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था और सभी शक्तियां, मिलिट्री, रेवेन्यू रिलेटेड सभी पावर्स उनको दे दी गई थी। इसके अलावा जो गवर्नर थे अन्य प्रोविंसेस के, जहाँ पे बॉम्बे और मद्रास के, वो इस जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनके सबॉर्डिनेट उनको बना दिया गया था, राइट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833, राइट। थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1909 provided for the widest powers ever given to Legislative Council and highest Indian membership. And second statement is Indian Council Act 1861 for the first time introduced the principle of consultation in British India. तो पहला जो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो पहली स्टेटमेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में ये प्रोविजन की गई थी कि अब तक की उनको सबसे ज्यादा शक्ति दी गई थी उस एक्ट में और हाईएस्ट नंबर दिया गया था मेंबरशिप को लेके इंडियंस को। ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि जो इसके बाद एक्ट आते हैं उनमें भारतीयों की संख्या को बढ़ाया जाता है और उनकी पावर भी उनको ज्यादा दी जाती है। उसके बाद सेल्फ रूल भी आ जाता है भारत का 1947 के एक्ट के थ्रू, राइट। इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 for the first time introduced the principle of consultation in British India. Yes, this option is right. क्योंकि जो 1862 का एक्ट आया था उसमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया था। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, वहां पे इनको शामिल किया गया था। इस प्रकार सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे सही हो जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको बी, जो B2 ओनली, वो आपको सही देखने को मिलेगा, राइट। तो फोर्थ जो क्वेश्चन है हमारा वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद। प्रोविंशियल्स में प्रांतिक जो स्वयं शासन की उनको पावर्स दी गई थी वो किस एक्ट के माध्यम से दी गई थी? पहला आपको देखने को मिलता है ऑप्शन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, अगला आपको दूसरा ऑप्शन देखने को मिलता है बी ऑप्शन मॉन्टेगो ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म, सी ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और फोर्थ ऑप्शन आपको देखने को मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो 4 ऑप्शन में से हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में जो एक्ट आया था उसमें साफ शब्दों में ये लिखा गया था कि प्रोविंसेस को पावर दी जाए, वहां पे एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट की स्थापना की जाए। इसके अलावा ये भी रिकमेंडेशन दी गई थी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना की जाए। वहां पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसी, जहां पे जो मुख्यमंत्री के द्वारा, जो मुख्यमंत्री होंगे उसके द्वारा मिनिस्टर्स, जो अन्य मिनिस्टर होंगे उनकी अपॉइंटमेंट की जाए और गवर्नर द्वारा, जैसे आज के वर्तमान समय में हम देखते हैं भारतीय राजनीतिक प्रणाली में जैसे गवर्नर काम करते हैं, मुख्यमंत्री को अपॉइंट करते हैं और मुख्यमंत्री की रिकमेंडेशन पे अन्य मंत्रियों की अपॉइंटमेंट करते हैं, उसी प्रकार का प्रोविजन यहाँ पे देखने को मिला था हमें 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। इसके अलावा ये भी प्रोविजन कहा गया था कि जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगी उसकी सरकार बनेगी, यानी कि मेजॉरिटी के आधार पे गवर्नमेंट बनाने की बात की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, राइट। अब देखते हैं आगे फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साउट टू चेंज द कैरेक्टर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल, राइट। भारत के संबंध में भारतीय सरकार को लेके ये किस एक्ट में प्रावधान किया गया था कि उसको यूनिटरी से फेडरल बनाया जाए? तो पहला ऑप्शन हमें यहां पर देखने को मिलता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, 1909
इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सी ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, डी ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो यहां पे जो ऑप्शन बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये हमारा सही हो जाएगा। बिकॉज क्योंकि यहां पे ये साफ यहां पे रिकमेंडेशन दी गई थी कि जो पावर्स हैं उसको डिवाइड कर दिया जाए सेंटर और प्रोविंसेस में। 3 लिस्ट लेके आए थे वहां पे मुख्य रूप से, फेडरल लिस्ट, प्रोविंसेस लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो प्रोविंसेस लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट शामिल किए गए थे उन पे प्रोविंसेस जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो रूल बना सकती थी। इसके अलावा जो कॉन्करेंट लिस्ट थी वहां पे भी वो रूल बना सकती थी। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि 1935 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, ऑप्शन बी ये हमारा सही हो जाएगा। इससे पहले साइमन कमीशन आया था, वहां पे भी ये साफ बात उन्होंने की थी कि भारत में फेडरल सिस्टम को अपनाना चाहिए। इस प्रकार की रिकमेंडेशन साइमन कमीशन ने भी दी थी, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राइट। 6 क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 created a system of administration that was, the option 1 is federal with unitary tilt, option B a complete unitary and centralized system, option C federal setup and D unitary but decentralized। जैसे कि आपको पता होगा कि 1858 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से पहले बार एक्ट लाया गया, जिसका उनका ये मानना था कि हम भारत में अब एक जिम्मेवार सरकार की स्थापना करेंगे, भारतीयों को सेल्फ रूल करने की हम इजाजत देंगे। इस प्रकार के जो प्रोविजन करने के लिए जो पहले महारानी के द्वारा, जो महारानी थी इंग्लैंड की, उनके द्वारा जो प्रोक्लेमेशन जारी की गई थी उसमें उस संबंध में इस प्रकार की बातों को शामिल किया गया था, राइट। परंतु यहाँ पे जो एक्ट आया था सिपाही म्यूटिनी के बाद 1857 में, उसमें किसी प्रकार का प्रोविजन नहीं देखने को मिला था जहाँ पर किसी प्रकार की जिम्मेवार सरकार की स्थापना की गई हो। इसके अलावा एक ऑप्शन उन्होंने ये प्रोविजन ये किया था कि जिसमें कि उन्होंने जो वाइसराय थे, जो गवर्नर जनरल थे, उनको वाइसराय बना दिया गया था। इसके अलावा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक अन्य पद की स्थापना अपॉइंटमेंट कर दी थी उन्होंने इंग्लैंड में, राइट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमें दिखाई देता है बी, वो सही है, क्योंकि कंप्लीट यूनिटरी एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम की यहाँ पे स्थापना कर रखी थी उन्होंने, क्योंकि वाइसराय के हाथ में सभी पावर्स थी। वाइसराय आगे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनको आगे रिपोर्ट करते थे, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आगे फिर क्राउन और जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी वहां पे उनको रिपोर्ट किया करते थे, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, राइट। और 7th क्वेश्चन, बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल वर। 1892 में जो एक्ट आया था काउंसिल एक्ट, उसमें क्या क्या प्रोविजन किए गए थे उसके संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है कि इसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनकी पावर्स को इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय, उसकी पावर को बढ़ाया गया। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन डिक्रीज किया गया, सी ऑप्शन इंक्रीज किया गया, और डी ना तो कम किया गया और ना ही बढ़ाया गया, राइट। तो यहाँ पे आप कंसीडर कीजिए 1892 का जो एक्ट आया था उसमें क्या प्रोविजन की गई थी। उसमें ये प्रोविजन की गई थी आप बजट पे डिबेट कर सकते हो, आपको एक क्वेश्चन पूछने के लिए अधिकार दिया जाता है, परंतु उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की किसी प्रकार का प्रोविजन नहीं किया जाता। परंतु फिर भी जो पिछले एक्ट से इस एक्ट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनकी पावर्स को इंक्रीज किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिबेट पे उनको बजट पे डिबेट करने के लिए
अधिकार दे दिया जाता है, और एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वो। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। और इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 when a bill was passed by the legislative council, the bill is presented to the governor general for his assent. In that case the governor general can, जब बिल प्रेजेंट किया जाता था गवर्नर जनरल के आगे 1861 की एक्ट में, उसमें क्या प्रोविजन किया गया था कि गवर्नर जनरल उस बिल के संबंध में कौन कौन से प्रोविजन कर सकता था, कौन कौन सी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता था। तो पहला ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द इंग्लिश क्राउन। सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन है जो रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द इंग्लिश पार्लियामेंट, और सी ऑप्शन एसेंट टू द बिल, डी ऑप्शन वीटो द बिल। इसमें कौन कौन से प्रोविजन किए गए थे, 1860 का जो एक्ट आया था इसमें ये प्रोविजन भी कर रखा था उन्होंने कि रिजर्व रख सकते थे वो बिल को, वीटो पावर भी यूज कर सकते थे, और इसके अलावा जो उनको बिल को परवान भी कर सकते थे। तो इस प्रकार के प्रोविजन इस एक्ट में किए गए थे, परंतु ये जो इन्होंने बी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द इंग्लिश पार्लियामेंट, नॉट इंग्लिश पार्लियामेंट, यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ये पावर थी कि वो भी किसी बिल को कंसिडर कर सकते हैं। यदि गवर्नर जनरल के द्वारा पास किया गया, प्रस्तावित किया गया कोई बिल, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो उसको रिकंसिडर कर सकते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट नहीं है वो बी ऑप्शन होगा। पार्लियामेंट को वहां पे वाली पावर नहीं थी, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को पावर थी। सेक्रेटरी स्टेट ये डिसाइड कर सकते थे उस बिल में कि बिल का क्या करना है, उसको पास करना है या उसको रोकना है। इस प्रकार की प्रोविजन उस एक्ट में की गई थी, राइट। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, नाइन्थ क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, which one of the following acts laid the foundation of the British administration in India। तो पहले तो आप सभी को पता ही होगा, जो लेसन के स्टार्ट में ही हमने पढ़ा था, जिसमें कि भारत में जो कंपनी की जो एक्टिविटी थी उसको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट लाया जाता है 1773 में, उसी के बारे में ये बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो यहाँ पे स्पष्ट आपको सभी को पता ही होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था जो 1773 में, उसमें इस प्रकार का प्रोविजन किया गया था, जो कंपनी थी उसकी पूरी एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी जाती है, और कंपनी की जो भी गतिविधियां होगी उनके संबंध में बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसके संबंध में उसको मैनेज करेगा, राइट। तो यहाँ पे सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पे स्थापना हो चुकी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सही होगा, राइट। 10th क्वेश्चन इज, व्हाट इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन कौन सी घटनाएं पहले घटी उसके संबंध में यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन बन दिए गए हैं, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, सेकंड ऑप्शन इज इनॉग्रेशन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इनॉग्रेशन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, थर्ड ऑप्शन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म बिल। करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है यहाँ पे। तो आपने कंसीडर कर लिया होगा क्वेश्चन को, अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर आपको डी देखने को सही मिलेगा, क्योंकि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म आता है पहले 1909 के करीब, उसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आते हैं जो वो 1919 में आते हैं। उसके अलावा जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात हुई थी ये 1935 में हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो होगा 3, 1, 2। यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, राइट। तो 11th क्वेश्चन जो हम देखेंगे अब, which one of the following was the main feature of Government of India Act 1919। 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट आया था उसमें क्या क्या मुख्य रूप से प्रोविजंस की गई थी उसके संबंध में आपको
बताना है उसके क्या विशेषताएं थी मुख्य रूप से। तो यहाँ पे क्या क्या प्रोविजन किए गए थे। पहला ऑप्शन दिया गया है डियार्की इन सेंटर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डियार्की इन प्रोविंसेस, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन। इसमें से क्या चीज हमें देखने को मिली थी 1919 के एक्ट के माध्यम से, तो सोचिए इसके बारे में। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है डियार्की इन सेंटर। सेंटर में डियार्की स्थापित की थी क्या 1919 के एक्ट में, इसके बारे में आप सोचिए। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी क्या, या डियार्की इन प्रोविंसेस में स्थापित की गई थी, या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इसके एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो ऑप्शन सी सही यहाँ पे होगा, क्योंकि जो डियार्की इन सेंटर में आई थी वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से आई थी। इसके अलावा जो बी ऑप्शन है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, उसके बारे में आपको पहले बताया है कि वो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वहां पे इसको स्थापित किया जाता है। अगला जो ऑप्शन है सी ऑप्शन, जो है डियार्की इन प्रोविंसेस, यस दिस ऑप्शन इज राइट, क्योंकि यहाँ पे डियार्की को स्थापित किया गया था प्रोविंसेस में, जहाँ पर आपको जो प्रोविंसेस सब्जेक्ट थे उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था। एक तरफ आपको देखने को मिला था ट्रांसफर सब्जेक्ट और दूसरी तरफ आपको रिजर्व सब्जेक्ट देखने को मिले थे। ट्रांसफर सब्जेक्ट थे उनके संबंध में जो रूल और रेगुलेशन बनाने का अधिकार दिया गया था गवर्नर और जो भारतीय मिनिस्टर होंगे उनको। इसके अलावा जो रिजर्व सब्जेक्ट थे वो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को सुपर्द कर दिए गए थे, उसको दे दिए गए थे, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। और इसके अलावा हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे जो 13th क्वेश्चन होगा वो हम देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फॉर्मली इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम किस एक्ट के माध्यम से इलेक्शन को जोड़ा गया था। पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन, आपको मैं बताऊंगा, एक हुई थी डायरेक्ट इलेक्शन और थी दूसरी थी इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है काउंसिल एक्ट 1909, दूसरा ऑप्शन हमें देखने को मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। यहाँ पे ऑप्शन ए है, जो ऑप्शन ए है काउंसिल एक्ट 1909, ये हमारा सही होगा। इससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि 1892 में जो एक्ट आया था काउंसिल एक्ट 1892, उसमें भी प्रोविजन की गई थी वो, परंतु इनडायरेक्ट इलेक्शन थी। वहां पर जो मेंबर थे, जो प्रोविंसेस के मेंबर हुआ करते थे, उनकी जो इलेक्शन थी वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी, इस प्रकार के जो मेंबर थे उनके द्वारा की जानी थी। आगे फिर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हुआ करते थे वो आगे फिर सेंटर की जो लेजिस्लेचर थी उसके मेंबर्स की इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया करते थे। इनडायरेक्ट इलेक्शन हमें देखने को मिला था 1892 के एक्ट में, परंतु जो डायरेक्ट इलेक्शन की बात होगी तो पहली बार 1919 का एक्ट देखने को मिला था हमें, और इसी में पहली बार इलेक्शन वर्ड को यूज किया गया था। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा, राइट। 14th क्वेश्चन देखेंगे अब। 14th क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्ट ऑफ 1781। विच स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, ध्यान दीजिए। इट हैज इंक्रीज द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वुड बी आउट ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स एक्टिविटी वुड बी आउट ऑफ अमिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे आपको 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो कंसीडर कीजिए इनमें से कौन सा सही आपको देखने को मिल रहा है। जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल थे और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल थे, उनको सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में बनाई गई थी उसमें जिम्मेवार ठहराया जा रहा था उनकी एक्टिविटीज को लेके। बहुत सारे इस प्रकार के इश्यूज देखने को मिल रहे थे, तो इसलिए इस जो इशू था सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो कलकत्ता के लिए स्थापित की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता,
उसमें और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनमें दोनों में टसल को समाप्त करने के लिए एक्ट ऑफ 1781 लाया गया था। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, इट हैज इंक्रीज्ड द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नो। यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्य क्षेत्र था सुप्रीम कोर्ट का उसको कम किया गया था, क्योंकि अब गवर्नर जनरल और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स होंगे उनके द्वारा अपने कार्य के संबंध में किया गया कोई भी कार्य, उनकी कोई भी एक्टिविटी को अब जो सुप्रीम कोर्ट थी उनके कार्य क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत होगा। जो सेकंड हमारा ऑप्शन है यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वुड बी आउट ऑफ जुरिडिक्शन, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। ये सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, पहला गलत है। ईस्ट इंडिया ऑफिशियल्स एक्टिविटी वुड बी आउट ऑफ एम्बिट ऑफ सिक्योरिटी, ये भी सी ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, राइट। ठीक है जी, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे स्पष्ट रूप में हमें दिखाई देता है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो कार्य क्षेत्र था उसको कम किया गया था, ना कि बढ़ाया गया था, और जो गवर्नर जनरल थे और ऑफिशियल थे उनको सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र से, उनके जुरिडिक्शन से बाहर कर दिया गया था, राइट। तो 15 क्वेश्चन अब देखेंगे। 15th क्वेश्चन है जो व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ एक्ट ऑफ 1813। 1813 का जो गवर्नमेंट नहीं, ये चार्टर एक्ट आया था 1813 का, इस एक्ट में क्या क्या प्रोविजन किए गए थे? तो आपके ऑप्शन हैं, इट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली, इट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विद चाइना, Indian trade was thrown open to all British merchants. Third option, it allowed the Christian missionary to come to India for the purpose of enlightening the people of India. Right. Basically, उनको ये इजाज़त दे दी गई थी कि आप किसी प्रकार की ईसाई धर्म को लेकर यदि किसी प्रकार का प्रचार करना चाहते हैं, भारत में आप सेटल होना चाहते हैं, तो इस प्रकार का प्रोविजन इस एक्ट में किया गया था, उनको इजाजत दे दी गई थी। तो पहला ऑप्शन हम देखेंगे, इट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली, यस इट ऑप्शन, दिस ऑप्शन इज राइट। और जो चाय का व्यापार था और चाइना के साथ व्यापार था उसको छोड़ के अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको जो एकाधिकार था व्यापार करने का भारत में, उसको समाप्त कर दिया गया था। और दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, जिसमें कि ये भी लिखा था कि जो इंडिया के जो ट्रेड होगा उसको अब ओपन कर दिया गया था, लिबरलाइज कर दिया गया था, भारत की जो इकोनॉमी थी उसको खोल दिया गया था, और जो ब्रिटिश मर्चेंट थे उनके लिए ओपन कर दिया गया था। थर्ड ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे हमें सही देखने को मिलता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। इसके अलावा हम अब देखेंगे 16th क्वेश्चन, जिसमें हम पढ़ेंगे 16th question, consider the following statement regarding the Act of 1853. It separated the, पहला ऑप्शन है, it separated the legislature and executive function of the Governor General's Council. It extended the charter of company for another 20 years. It introduced the first time local representation in legislative council. तो यहाँ पे आप कंसीडर कीजिए, जो पहला ऑप्शन दिया गया है, इट सेपरेटेड द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, यस इट इज राइट। बिकॉज क्या होता है कि 1853 जो एक्ट आया था वहां पे पहली बार क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन और जो लेजिस्लेटिव फंक्शन थे, कानून बनाने और कानून को लागू करने के लिए जो कार्य दिए गए थे गवर्नर जनरल को, उनको पहली बार सेपरेट कर दिया जाता है, और गवर्नर जनरल के लिए एक नई संस्था का स्थापना कर दिया जाता है, जिसको भी हम मिनी पार्लियामेंट के रूप में इसने कार्य किया था, जिसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल रहे हैं यहाँ पे, जिसमें कि टोटल 12 मेंबर थे। 6 मेंबर इसमें से एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए गए थे और 6 मेंबर अन्यों की अपॉइंटमेंट की गई थी इस एक्ट के माध्यम से। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा, इट एक्सटेंडेड द चार्टर ऑफ कंपनी, नो इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स नॉट राइट, बिकॉज इस एक्ट के माध्यम से किसी प्रकार का ये प्रोविजन नहीं किया गया था कि कंपनी को आगे फिर 20 वर्ष के लिए हम
पावर दे रहे हैं। इस एक्ट में यही प्रोविजन किया गया था कि कंपनी को अब तब तक उसको यहाँ पे भारत में रूल करने की तब तक के लिए उसको पावर दी जाती है जब तक ब्रिटिश क्राउन चाहेगा वह तब तक भारत में शासन करता रहेगा। ब्रिटिश क्राउन की डिजायर के अकॉर्डिंग वो भारत में अब शासन या रूल करेगा। उसको यहाँ पे एज आप कह सकते हो कि भारत का जो प्रशासन था अब उसको यहाँ पर एज अ ट्रस्टशिप के रूप में दे दिया गया था। आप उसको यहाँ पर एक ट्रस्ट, जैसे आपको यहाँ पे भारत के संबंध में आपको उसके अफेयर्स को मेंटेन करना है, उनका मैनेज करना है, उसके संबंध में उसको अब एज अ ट्रस्टशिप उसको यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया था, राइट। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है, इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, या इट्स आल्सो राइट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और सी, राइट। सेवेंथ क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। द फीचर ऑफ 1947 एक्ट वर एज फॉलो। क्या क्या उसके प्रोविजन थे उसके बारे में हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वो है, इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान दो डोमिनियन बनाने की बात इस एक्ट में की गई थी। ये हमारा ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन हम देखेंगे, इट इंपावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द टू डोमिनियंस टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर रिस्पेक्टिव नेशन। यस, दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट बिकॉज दिस एक्ट empower the Constituent Assembly to adopt any constitution or they can make their constitution by own। तो इस एक्ट में जो ऑप्शन सेकंड है ये भी सही है। जो थर्ड ऑप्शन है, इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। यस, ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे सही है, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो एक ओहदा था जो इंग्लैंड में स्थापित कर रखा गया था 1858 का जो एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वहां पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उसमें उस एक्ट के माध्यम से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जो ऑफिस था उसकी स्थापना की थी। इसके बाद जब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, उसमें जो इंडियन काउंसिल थी जिसमें 15 मेंबर हुआ करते थे उनको अब हटा दिया गया था और उनके लिए एक सलाहकार मेंबर एडवाइजर की अपॉइंटमेंट कर दी गई थी कुछ मेंबर्स की। उसके बाद जब ये एक्ट आया 1947 का, उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ऑफिस था उसको पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी ऑल ऑफ दी वर्क सही होगा, राइट। इसके अलावा हम 18 क्वेश्चन देखेंगे। अब 18 क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत का संविधान इस पे बहुत बड़े लेवल पे इससे प्रभावित होता है इस एक्ट से। तो इसके संबंध में आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए आम देखने को मिल जाता है, राइट। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, अबॉलिशन ऑफ डियार्की इन दी प्रोविंसेस। सेकंड ऑप्शन है अबॉलिशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। थर्ड ऑप्शन, पावर ऑफ गवर्नर टू वीटो लेजिस्लेट ऑन देयर ओन। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है, पहले ऑप्शन के बारे में आप कंसीडर कीजिए। इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट है उसके बारे में बताना है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हैं इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। पहला, अबॉलिशन ऑफ डियार्की इन दी प्रोविंस। यस, दिस ऑप्शन इज राइट। इसमें प्रोविंसेस की जो डियार्की थी उसको हटा दिया था। और दूसरा ऑप्शन जो हमें देखने को मिलता है कि क्योंकि इसमें जो डियार्की थी उसको सेंटर लेवल पे स्थापित कर दिया गया था, प्रोविंसेस से हटा के उसको सेंटर लेवल पे स्थापित कर दिया गया था। हमारा जो सेकंड ऑप्शन है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के संबंध में, ये इसको समाप्त नहीं किया गया था। अबॉलिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इसको समाप्त नहीं किया गया था, इसमें उसको जारी रखा गया था, राइट। तो थर्ड ऑप्शन जो हमें देखने को मिलता है, पावर ऑफ गवर्नर टू वीटो लेजिस्लेट ऑन देयर ओन। यस, दिस ऑप्शन इज राइट। यहाँ पे हमें
जो इसकी प्रोविजंस है उसके बारे में बताना है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा और ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। और अब हम देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे दिया गया है कि चूज द सेट ऑफ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वर्ल्ड वॉर वन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, लखनऊ पैक्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन सी घटनाएं पहले घटी, उसके बाद कौन सी घटी, उसके बाद कौन सी घटी, उसको आपको तरतीब बार लगाना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर वन ये 1914 में स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में। इसके अलावा जो आगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है उससे पहले आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आते हैं 1919 में, फिर आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, पहले वर्ल्ड वॉर वन, दूसरा चौथा नंबर पे लखनऊ पैक्ट, फिर थर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, राइट। लास्ट क्वेश्चन हम अब देखेंगे, प्रोविजन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज इस्टेब्लिश्ड। किस एक्ट के माध्यम से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को स्थापित किया गया था? आपके लिए पहला ऑप्शन दिखता है काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। तो आपको कमेंट करके ये बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, और मैं आपको फर्दर जो लेसन होगा उसमें मैं आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसका राइट आंसर आपको बताऊंगा। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं हमारे अगले लेसन में, जो होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है, उसके संबंध में हम अगला लेसन देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने ये एमसीक्यू सीरीज को एंजॉय किया होगा। ऐसे ही हम हर एक लेसन के खत्म होने के बाद एमसीक्यू सीरीज करेंगे। आप अपनी सजेशन दे सकते हैं कि हमें और क्वेश्चन ऐड इसमें करने चाहिए, या क्वेश्चन को और क्या लेवल्स का इंक्रीज करना चाहिए, इस संबंध में आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। और मिलते हैं फिर हमारे अगले लेसन पे। आप सभी का धन्यवाद।